निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था देवगुप्त। देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। परम भागवत उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक भी था। निम्नांकित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ठीक है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त ने किन किन राजाओं पर विजय की है उसके बारे में बताया गया है। तो उस समय जब कांची पे इसने विजय की तो इसका राजा कौन था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। अगर और जानना है कि और किस किस समय था तो ये था एक कोमल। कोमल का राजा महेंद्र। उस समय उसमें कोमल से भी विलय की तो कोमल का राजा महेंद्र। महाकांतार का राजा व्यग्रराज। व्यग्रराज था। कौशल का राजा, अगर कौशल का राजा पूछ रहे हैं तो मंटराज। कौशल का राजा मंटराज। ठीक है, पृष्ठपुर का राजा महेंद्र गिरी। पृष्ठपुर का राजा महेंद्र गिरी। अरण्य मल्ल का राजा दमन। कांची का राजा विष्णुगुप्त बता चुका हूँ। अवमुक्त का राजा नीलराज। बैंगी का राजा हस्तिवर्मा। ठीक है, पालक का राजा उग्रसेन और देवराष्ट्र का राजा कुबेर और कुस्तलपुर का राजा धनंजय। ये थे इसके समुद्रगुप्त के समय। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय ये सारे राजा थे। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त है तुम्हारा। अगला हो जाएगा पांडदत्त को किसने सौराष्ट्र का बनाया था? ठीक है, प्रांतपति। प्रांतपति अभी आएगा आगे की प्रांतपति क्या होता है। उस समय प्रांतपति किसको कहते थे? ठीक है, वैसे मैं बता दूं ऊपर एक महाराज को प्रांतपति कहा जाता था। इसकी नियुक्ति जो है ना सम्राट बहुत सोच समझ के करता था। तो और ये पांडदत्त को किसने बनाया था? पांडदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? प्रांतपति। ये आपका नाम हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पांडदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। तो स्कंदगुप्त क्या था? स्कंदगुप्त उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला अंतिम महान गुप्त सम्राट था। स्कंदगुप्त समझ रहे हो? कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला अंतिम महान गुप्त शासक है। महान गुप्त सम्राट था। ठीक है, उसके शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पांडदत्त था। पांडदत्त जो था उसके शासनकाल में सौराष्ट्र का राज्यपाल जो उसी ने बनाया था। ठीक है, वह स्कंदगुप्त के पदाधिकारियों में सर्वाधिक सर्वाधिक योग्य था और उसकी नियुक्ति जो है ना स्कंदगुप्त ने खूब सोच विचार करी की थी। पांडदत्त का पुत्र छत्रपालित सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार नगर का नगरपति था। ठीक है, जिसने सुदर्शन झील के एक उधरी गिरनार नगर में ना सुदर्शन झील थी। सुदर्शन झील के क्षतिग्रस्त बंद का उसने क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, ये सब मिलता कहाँ है? ये जूनागढ़ प्रशस्ति है। उसका उल्लेख उसमें जूनागढ़ प्रशस्ति में उसका उल्लेख मिलता है कि जूनागढ़ प्रसिद्ध मतलब जैसे जैसे अभिलेख करते हैं शिलालेख लिखते थे वैसे ही जूनागढ़ प्रशस्ति है। उसमें जो है ना ये चीज मिलती है कि जो सुदर्शन झील का क्षतिग्रस्त बांध का निर्माण जो किसने कराया था? उसके पांडदत्त के बेटे चक्रपालित। पांडदत्त का पुत्र चक्रपालित सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार नगर का नगरपति था उस समय। ठीक है, उसने करवाया था ये सब। वह आ जाएगा सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, अब सती प्रथा का देख लो। सती ये अभिलेखीय बताए गए हैं ना
तो सती प्रथा का सबसे पहले देखो क्या हुआ था कि सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से मिलता है। तो एरन अभिलेख क्या है? एरन एक जगह है, ठीक है, और अभिलेख जो लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, महाराज भानुगुप्त के आमत गोपराज के विषय में है। भानुगुप्त के आमत गोपराज के विषय में है, जो उस स्थान पर भानुगुप्त के साथ संभवतः किसी युद्ध हेतु आया था और वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराज भानुगुप्त के आमत गोपराज मतलब गोपराज जो उस समय आया था भानुगुप्त के साथ और एक युद्ध लड़ा, उसी युद्ध में वो क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गया। तो गोपराज की जो पत्नी थी वो वहीं पे सती हो गई। गोपराज की पत्नी यहाँ सती हो गई थी। इस चीज को एक अभिलेख में लिखा गया जिसका अभिलेख है एरन का अभिलेख। ठीक है, और इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में क्या एक एरन एरन जगह है, तो वही है, तो एरन अभिलेख में। अगला हो जाएगा 437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक 437 से 438 ईस्वी में मंदसौर अभिलेख लिखा गया। ये इसमें किस श्रेणी द्वारा एक मतलब अलग अलग श्रेणियां हैं, उसमें किस श्रेणी द्वारा ये उल्लेखित है कि उन्होंने एक श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो वो श्रेणी का नाम है रेशम बुनकरों की श्रेणी। रेशम बुनकरों की श्रेणी है ना, वो भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसका अभिलेख है कौन सा? मंदसौर अभिलेख। 437 से 37 से 38 ईस्वी के बीच में था। गुप्तकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो महत्तर और पट्टिकल किसके लिए होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। उस समय ग्राम मुखिया को महत्तर या पट्टिकल 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 कहा जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक तंत्र से संचालित होता था? तो उत्तर भारतीय में ना ताम्रलिप्त से होता था। ताम्रलिप्त आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्त। ठीक है, दूसरा क्या था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त से संचालित होता था। ताम्रलिप्त या अभी वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन काल का शहर था जिसे वर्तमान में भारत के ताम्लुक से जाना जाता है। अभी वर्तमान में भारत के ताम्लुक शहर से जाना जाता है उसे। ताम्लुक को बताते हैं कि इतिहास में जो ना व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था वो पहले। इतिहास में मतलब इतिहासकार बताते हैं कि उस समय जो ना ताम्लुक है वो वाणिज्य और व्यापार का एक प्रमुख नगरीय केंद्र रहा है। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? आ गया ना प्रांतपति, तो प्रांतपति किस नाम से जाने जाते हैं? उपरिक्त महाराज। और उपरिक्त का पद कौन देता था? सम्राट देता था ये। और उपरिक्त का पद सामान्यतः किन्हें मिलता था? उन्हीं के बेटों को, यानी राजकुमार को या राजकुल से जो संबंधित होते थे उनको ही मिलता था। ठीक है, अच्छा, प्रांतपति। प्रांतपति, ठीक है, उपरिक्त महाराज, ठीक है। तो गुप्त काल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, मतलब अलग अलग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये तो मैंने बता दिया। और क्या है? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने जो है ना गुप्त वंश की स्थापना कर दी थी। श्रीगुप्त ने ही मगध के मृग सिखातन में एक मंदिर का निर्माण कराया था। अगर कोई पूछा कि मगध के मृग सिखातन में किसने मंदिर का निर्माण कराया था? तो श्रीगुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि हासिल की थी। ठीक है, श्रीगुप्त को अब अभी आएगा कि महाराज अधिराज की उपाधि किसने की, तो वो आगे आ जाएगा। अभी क्या है? श्री महाराज की उपाधि। तो श्रीगुप्त तक महाराज की उपाधि हासिल हुई थी। उस समय ये सब बहुत होता था, महाराज, महाराज अधिराज, मतलब ये सब। तो महाराज की एक उपाधि नाम से जाना जाता था, उसमें श्रीगुप्त ने हासिल की थी। श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मतलब श्रीगुप्त के बाद जो राजा बना था गुप्त वंश में वो था घटोत्कच, और उन्हीं का बेटा था। ठीक है, श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। घटोत्कच ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को गद्दी पर बैठाया था। घटोत्कच ने तो कुछ ज्यादा कुछ
बताया नहीं है इसमें कुछ, लेकिन उन्होंने जब श्रीगुप्त के बाद कौन आया, घटोत्कच। घटोत्कच ने अपने उत्तराधिकारी किसे चुना, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अगर कोई पूछे कि गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट कौन है, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि किसने हासिल की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। ये किसके बाद आया था, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। पहले गुप्त वंश का, अरे श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए। घटोत्कच ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ही सबसे महान सम्राट बना। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लक्षवी कुल की कन्या कुमार देवी से शादी की। ठीक है, एक लक्ष्मी अलग से एक कुल था, लक्षवी कुल। लक्ष्य एक जगह है लक्षवी, उसकी उसके कुल की एक कन्या, उसी के नाम पे वो कुल जाना जाता है। ठीक है, लक्षवी कुल। उसकी एक कन्या थी कुमार देवी, जिससे शादी की किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर बाद में देखते हैं कि हम आगे और पढ़ेंगे तो उस लक्षवी को भी उसने अपने उसमें शामिल कर लिया था अपने राज्य में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लक्षवी कुल की कन्या कुमार देवी से शादी की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को राजगद्दी पर बिठाया और संन्यास ग्रहण कर लिया था। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसको उत्तराधिकारी चुना, समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो श्रीगुप्त ने उसकी गुप्त वंश की स्थापना की। श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी चुना। घटोत्कच ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ही सबसे महान सम्राट के रूप में मतलब निकला, और उसी ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। बस इसके बारे में एक चीज और ये एक्स्ट्रा है कि जो लक्षवी कुल की कन्या कुमार देवी से किसने शादी की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठाया। ठीक है, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। यह ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त जो है वो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। उस समय विष्णु भगवान का उपासक था कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या किया। ठीक है, और क्या था, और समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत का भी प्रेमी था। ठीक है भाई। इसके बाद गुप्तकालीन सिक्कों में समुद्रगुप्त का बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया हुआ है। जो गुप्तकालीन पहले सिक्के बने हुए थे उसमें समुद्रगुप्त को दिखाया गया है कि वो बीड़ा वादन कर रहा है, क्योंकि समुद्रगुप्त इसी पता चलता है समुद्रगुप्त जो है संगीत का कितना बड़ा प्रेमी था। ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ये मेघवर्धन राजा थे श्रीलंका के, उन्होंने कुछ उपहार भेजे थे समुद्रगुप्त के पास, और गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की एक अनुमति मांगी थी। किन, लंका के राजा मेघवर्धन ने। ओके, मेघ बर्मन, बर्मन, ओके, मेघ बर्मन। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है, ध्यान रखना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, यही संगीत का प्रेमी था कौन, समुद्रगुप्त। तो कविराज किसे कहें, समुद्रगुप्त को, सीधी सी बात है। समुद्रगुप्त ने 355 ईस्वी से 375 ईस्वी तक राज किया था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा, रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या किसने कर दी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को ले डूबे चंद्रगुप्त द्वितीय, और खुद गद्दी पे बैठ गए। कब, 380 ईस्वी में। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय बैठ गया था गद्दी पे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि अगर कोई पूछे तो इसने धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर विजय पाने के लिए सकार भी कहा जाता था। सकार किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि उसने शकों पर वो विजय पाई थी। ठीक है, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। चांदी के विशेष सिक्के किसने जारी किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्यों जारी किए थे, क्योंकि उसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये जारी किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक
राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन को राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसको? और एक बकाटक राज्य को क्या किया था? अपने में शामिल किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न कालिदास, ये देखो नवरत्न तो देखो कितने महान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास, आर्यभट्ट, बारहमीर, ब्रह्मगुप्त, धनवंतर तथा अमर सिंह। भाई इतने महान लोग हों तो कोई क्या क्या नहीं कर लेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न क्या थे? कालिदास, आर्यभट्ट, बारहमीर, ब्रह्मगुप्त, धनवंतर तथा अमर सिंह। ओके। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री एक फायान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है। रामगुप्त को हालांकि निपटा तो दिया इनने, लेकिन शासन उन्होंने बहुत लंबा किया। 380 से 413 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त के बाद कौन बैठा? कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृति के सबसे महान कवि कौन थे? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धनवंतर थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त था। अब जो कुमारगुप्त उसके बाद आए ना, चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त के बारे में बताया गया। तो कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त ने एक ही काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय बना के चले गए बस। ठीक है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त जो आए राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त ने भी चंद्रगुप्त ने भी विक्रमादित्य की पाई थी उपाधि, तो स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। स्कंदगुप्त के काल में ही हुड़ों का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है। हुड़ों का आक्रमण कब हुआ? स्कंदगुप्त के काल में। तो गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था? स्कंदगुप्त। नहीं भाई, विष्णुगुप्त था। ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था? विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। हाँ, अच्छा, महान सम्राट पूछ रहे हैं। ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट स्कंदगुप्त था, और गुप्त काल का अंतिम शासक भानुगुप्त। और गुप्त काल में राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। गुप्त सम्राट न्याय, सेना व दीवानी विभाग का प्रधान होता था। गुप्त काल में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। ठीक है। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, मतलब वहां पे अपने प्रदेश को ही क्या कहते थे? देश कहते थे। जिसके शासक को गोजा कहा जाता था। जो एक प्रादेशिक इकाई, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, और उसके शासक को गोजा कहा जाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। चाट एवं भाट किसे कहा जाता था? पुलिस कर्मचारियों को। और गुप्त काल में उज्जैन नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। ठीक है। उज्जैन को राजधानी किसने बनाया था? याद था ना, उज्जैन को राजधानी के सामने किया, तो उज्जैन ही जो था ना, तो उज्जैन नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल बना था। गुप्त काल में उज्जैन नगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। ओके। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं की अभिलेखों में दीनार कहा जाता। अच्छा, स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। दीनार अभिलेखों में मतलब लिखा हुआ होगा ना, उसको दीनार कहा गया था, स्वर्ण मुद्राओं को। अच्छा, चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे और किसके उपलक्ष्य में चलाए थे? कमेंट में बता देना मेरे को। ठीक है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना एवं शिव तथा पार्वती के एक साथ मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अभी देखते हैं ना अपन, आदि एक साइड पार्वती, एक साइड शिव शंकर। ये कहाँ से शुरू हुआ था? गुप्त काल में शुरू हुआ था। और अर्धनारीश्वर रूप, आधा नर आधा अर्धनारीश्वर रूप के की कल्पना एवं शिव तथा पार्वती के साथ मूर्ति की निर्माण गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। त्रिमूर्ति पूजा के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा गुप्त काल में हुई थी। विष्णु का सबसे बड़ा उपासक कौन था? ये भी कमेंट में बता दो। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। मंदिर निर्माण कहाँ से शुरू हुआ? गुप्त काल में। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश गुप्त काल में। ठीक है। अर्धनारीश्वर गुप्त काल में बहुत काम हुए। भगवान शिव एवं एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण गुप्त काल में। बहुत बढ़िया।